हेलो फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम लोग अब बात करेंगे कि अर्थशास्त्र जो है ना उसमें समष्टि अर्थशास्त्र का विषय का उद्भव कैसे हुआ। तो इकोनॉमिक्स तो चल ही रहा था, अब इकोनॉमिक्स में एक नई ब्रांच निकल करके आ गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसी को आप मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ तो जो ओवरऑल पिक्चर मिलकर के आपको दिखेगी वही क्या हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की पिक्चर दे देगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस समय के अर्थशास्त्रियों को कुछ अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर किया। क्या हुआ उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे, जॉन मेनार्ड कीन्स उनका नाम आता है। बहुत बोला जा सकता है कि बहुत रंगबाज इकोनॉमिस्ट थे, बहुत स्मार्ट भी थे। इनकी पढ़ाई लिखाई किंग्स कॉलेज है इंग्लैंड में, वहां पर ही हुई थी और बाद में उसी के डीन बन गए थे। बहुत इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग थे और साथ में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब 1918 के बाद कंप्लीट हुआ था, तो 1919 वगैरह में उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी काफी ज्यादा रोल प्ले किया। डिप्लोमेसी मतलब होता है ना, जैसे राजदूत होते हैं, राजनयिक होते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिप्लोमैट्स। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी काफी ज्यादा ये एक्टिव रहे। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसमें स्पेकुलेटर का भी काफी अच्छा इन्होंने, काफी सक्सेसफुल, श्रूड बोला जाता है। क्या शब्द होता है, श्रूड। तो काफी चतुर और चालाक, सट्टेबाज बोला सकता है। स्पेकुलेटर का मतलब होता है सट्टेबाजी होते एक तरह के। तो इस फॉरेन एक्सचेंज में उन्होंने यहाँ से भी काफी पैसा कमाया। और कुल मिलाकर के उस टाइम पर जो इन्होंने किताब लिखी थी उसका नाम ये था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये कब लिखी थी, 1936 में। तो 20वीं सदी में, यानी कि 1901 से लेकर के 1999 या 2000 तक के बीच में, इस टाइम पीरियड में इकोनॉमिक्स पे लिखी जाने वाली किताबों में से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल किताब मानी जाती है इनकी। तो बहुत स्मार्ट आदमी थे। अब क्या किया इन्होंने ऐसा कि इनका नाम इतना ज्यादा आ गया और इन्हीं को बोला जाता है कि इनकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स इस तरह से स्टार्ट हुआ। क्यों बोला जाता है इस तरह की बातें, तो आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या था ना, कि इनके पहले, कीन्स से पहले ये माना जाता था कि हम लोगों ने अभी भी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है उससे अपने को आइडिया है कि हम लोग मार्केट में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि कहां पर चीजें संतुलित हो रही हैं। और ऐसा निकल करके आ जाता था कि लॉन्ग रन में, ठीक है, लॉन्ग रन में क्या मतलब, आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके जो मार्केट है, कोई भी अर्थव्यवस्था है, वो अपने आप ही अपने आप को संतुलित कर लेती है। चीजें बदलती रहती है, वो संतुलन बदलता रहता है और अल्टीमेटली रहेगा संतुलित ही। कितनी मांग होगी, कितनी पूर्ति होगी, वो बदलेगा, लेकिन संतुलन में रहेगा। तो हमेशा हम लोग संतुलन की तरफ पहुंचते रहेंगे, इस तरह का माना जाता था। तो कहा क्या जाता था उस समय पर कि जितने भी, क्योंकि संतुलन में है, तो अगर कोई भी इंसान काम करना चाह रहा है, जितने भी श्रमिक हैं और जो भी फैक्ट्रीज काम कर रही है, वो हमेशा फैक्ट्रीज चलती रहेंगी। जिसको काम चाहिए उसको हमेशा काम मिल भी जाएगा, थोड़ा दिन लग सकता है बट मिल जाएगा। और वो कितने समय में मिलेगा उसको हम लोग बोल देते थे लॉन्ग रन। ठीक है, क्या बोला जाता था, लॉन्ग रन, थोड़े समय में, लंबे समय में आपको मिल जाएगा। तो ऐसा माना जाता था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें काम मिल जाएगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। ये कीन्स से पहले की स्थिति थी। ठीक है, जब तक कीन्स साहब ने अपनी किताब नहीं लिखी तब तक ऐसा माना जाता था। तो हुआ क्या, ऐसा क्या इवेंट हुआ, महामंदी आई, बोला जाता है द ग्रेट डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, कब का, 1929 में आया था और मुख्य रूप से अमेरिका को ही इन्फ्लुएंस किया था। अमेरिका को हम लोग बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और साथ में यूरोप को भी काफी प्रभावित किया था, क्योंकि यूरोप पर इनका अच्छा खासा ट्रेड चलने लगा था। और साथ में कनाडा भी ऊपर आ जाता है नॉर्थ अमेरिका में, तो उसको भी प्रभावित किया हुआ था। तो हुआ क्या था, ऐसे में जो महामंदी आई थी ना, उस समय पर ऐसा हुआ था कि 4 साल के अंदर ही अमेरिका में जो काम करने वाले लोग थे ना, उनके बीच में 3% की बेरोजगारी दर रहा करती थी, वो बढ़कर के 25% की हो गई थी। ऐसा सोच लीजिए कि देश में वो लोग, बेरोजगारी दर होती क्या, आप समझ लीजिए। पहले तो देखो, किसी भी देश में सारे लोग तो काम ढूंढ नहीं रहे होते, जो बच्चे हैं वो तो ढूंढेंगे नहीं। तो हम लोग ऐसा मानते हैं अपने यहाँ पर 15 साल से छोटे लोगों को तो हम काउंट करते ही नहीं है लेबर फोर्स में, और 64 साल के बड़े लोगों को भी नहीं करते हैं। तो 15 साल से 64 साल के वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं, काम को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को लेबर फोर्स कहा जाता है। अब जो लोग काम करना चाह रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, उनमें से 25% लोगों को काम नहीं मिल रहा है, 75% को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जो काम करने योग्य उम्र के लोग हैं उसमें से 25% लोग ऐसे हैं जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। जो ढूंढ नहीं रहे उनको भी हम नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, तो 15 से 64 के सारे लोग नहीं आएंगे, उसमें से भी बहुत सारे लोग जिनको काम नहीं करना उनको नहीं काउंट करेंगे। जो काम ढूंढ रहे हैं उसमें से 25% लोग ना काम ढूंढ पाए, तो ये तो बहुत ही दुखद स्थिति है। और ये क्या हुआ था, 1929 से बढ़ते बढ़ते 1933 के बीच में ये बढ़ता चला गया था। क्या बढ़ती चली गई थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। तो ऐसा देखा गया यार कि
पहले तो ऐसा बोला जाता था कि जो काम करना चाह रहा है उसको काम मिल ही जाएगा, यहां तो ऐसा हो नहीं रहा और स्थिति खराब होती और चली जा रही है। क्या हो रहा है समझिए, पहले क्या माना जाता था कि भाई जो काम करने का इच्छुक उसको काम तो मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन कल करते करते या तो 4 साल हो गए और स्थिति खराब हो गई। और साथ में जो आउटपुट लेवल था ना, ओवरऑल इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर रही है वो 33% तक गिर गया। ठीक है, 1/3 की गिरावट हो गई, 67% बचा लगभग। तो ऐसे में ये सोचा गया कि जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले एंगल से चीजों को देखते हैं उसको किसी और तरह से देखने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में सारे छोटे छोटे शक्तियां मिलाकर के बड़ी शक्ति तो चली रही है, लेकिन कुछ और भी है जो चल रहा है, तो कुछ और किस तरह से देखा जाए, तो एक अलग तरह से अर्थव्यवस्था को देखने का नजरिया ढूंढने की कोशिश करने लगे। कौन लोग? जो हमारे अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट लोग थे। और ऐसे में ही हमारे कीन साहब आ जाते हैं पिक्चर में। ठीक है, इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली किस तरह की है इसको देखेंगे, और अर्थव्यवस्था में ही बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। याद करिए पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की थी कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें रोजगार अगर एक सेक्टर में बढ़ रहा है तो दूसरे में भी बढ़ रहा है, तीसरे में भी बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर किसी एक सेक्टर में आउटपुट बढ़ रहा है तो दूसरे सेक्टर में बढ़ रहा है, तीसरे में भी बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने इसी वजह से एक इमेजिनरी गुड ले सकते हैं पूरी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं को रिप्रेजेंट करने वाला, हम लोगों ने इसकी बात की थी। तो पहले नहीं पता था, यहां तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि उद्भव कब हुआ था, कब माइक्रो इकोनॉमिक्स बनकर के आया था, वो तो हम आज मालूम है हमें कि हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने ये देखा कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं, और फिर इन्होंने जो किताब लिखी थी, तो ये आपका 1929 से 1933 के बीच में चला, फिर धीरे 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 जो रिसेशन था वो दूर होना स्टार्ट हो, डिप्रेशन हो गया था एक्चुअली, और भी जब हालत खराब होती है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। फिर वहां से रिकवरी स्टार्ट हुई, 1936 में उनकी किताब आती है द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक, अच्छा, तो कीन्स साहब थे ना, उसके बाद इनका एक स्टेटमेंट है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, और वो स्टेटमेंट आता है इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। ठीक, ठीक है, क्यों आता था ऐसा तो समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट ध्यान से समझिएगा तो मजा भी आएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था है जिसमें कुल मिलाकर के एक ही हमारे पास आम है, बस एक ही आम है और कुछ नहीं है। अब हमारे पास उस अर्थव्यवस्था में एक 100 रुपए का नोट छापा गया। अब 100 रुपए का नोट छापा गया और कुछ है ही नहीं खरीदने को, एक ही चीज है, तो आप 100 रुपए से क्या खरीद सकते हो? ये आम खरीद सकते हो। इसकी जगह क्या किया गया? 100 की जगह आपको 1000 का नोट छाप दिया गया। अब अर्थव्यवस्था में है तो एक ही आम, तो ऐसा थोड़ी कि आप 10 आम खरीद पाओगे, तो अब वही आम 1000 रुपए का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 रुपए का हो जाएगा। तो ये चीज तुरंत नहीं एडजस्ट होती है, इसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अब जो वास्तविक अर्थव्यवस्था उसमें तो बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी सेवाएं हैं, लेकिन अगर आप मनी सप्लाई को अचानक से बढ़ा दो, जो करेंसी है उसकी आपूर्ति बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन होने लग जाता है, महंगाई होने लग जाती है रुपए के टर्म्स में। वही चीज आपको 100 रुपए की मिल रही थी वही 1000 की मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि और कुछ है ही नहीं। ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर सिर्फ एक ही आम है और सिर्फ एक ही चीज है जो नोट छाप रहा है, तो एक ही नोट था 100 रुपए का, अब उसी की जगह 1000 का नोट आ गया, तो 1000 में आप क्या खरीद सकते हो? एक ही आम खरीद सकते हो, तो अब 1000 रुपए का आम हो गया क्या? तो आम की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो वही रही, लेकिन उसको हम लोग पैसों में जब नाप रहे हैं तो वो 100 रुपए की जगह पर 1000 रुपए का हो गया। तो अगर पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम लोग बहुत ज्यादा सबको सूट बांटो योजना एक बना दे, सूटकेस बांटो योजना, और सूटकेस में सबको पैसे भर भर करके दे दे, तो क्या उससे सब लोग अमीर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो वस्तुएं हैं, सबके पास ही पैसा होगा तो सब लोग फिर वही मारामारी होने लग जाएगी। तो जो वास्तव में वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं वो नहीं बढ़ गई, और अगर वो नहीं बढ़ी है तो आपका जीवन स्तर नहीं बढ़ेगा। पैसा थोड़ी खाओगे, आप करेंसी थोड़ी खा लेते हो, तो कागज होता है यार, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। डिमोनेटाइजेशन हम लोगों ने देखा भी था। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह की जो चीज सोची आती थी कि अगर आप ज्यादा पैसे छाप दोगे तो अल्टीमेटली सारी चीजें महंगी हो जाएंगी या उनके दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके साथ में क्या वो पैसा छापना लोगों को और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए प्रेरित कर सकता है? खासतौर से कब? जब रिसेशन चल रहा हो। तो उन्होंने इस तरह का प्रपोजल देना स्टार्ट किया था कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को भी यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। और वहां पर जो उस समय के अर्थशास्त्री थे तो इस तरह का माना करते थे कि नहीं भाई, लॉन्ग रन में सारी चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाती है। तो वो ये कहते थे कि आप अर्थशास्त्री हो किस बात के? अगर अर्थशास्त्री हो और आप ये नहीं बता पा रहे हो कि चीजें खराब चल रही है और आप सही कैसे कर पाओगे, तो फायदा क्या है? और लॉन्ग रन की आप क्या बात करते हो? लॉन्ग रन में तो हम सब लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो यही उनका स्टेटमेंट था, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। ठीक, तो ये भी हम लोग देख लिया। तो कीन्स साहब के बारे में तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कभी आपको लेक्चर सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हमारा क्या हो जाता है? प्रादुर्भाव हो जाता है, उद्भव हो जाता है समष्टि अर्थशास्त्र का। अब इसी चैप्टर में एक और अगला वीडियो बनेगा, और उसके बाद से फिर हम लोग जो हमारा फॉर्मल, ये तो परिचयात्मक चैप्टर है पूरा, फिर सेकंड चैप्टर से इसको ठीक से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाकी
परिचयात्मक वीडियो है यार, चैप्टर ही वैसा है, तो आराम से मजे लेते लेते पढ़ते रहो और इंटरेस्टिंग रहेगा। आप जॉन मेनार्ड कीन्स के ऊपर कुछ कुछ देखिए तो आपको काफी मजा आएगा। कभी टाइम मिला तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। मिलते हैं।